हम कविता पढ़ रहे थे हरी घास पर क्षण भर। लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आज हम कविता का अगला पाठ पढ़ते हैं, अगला हिस्सा पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कि ये कविता है आधुनिकता बोध की। हमने पढ़ा था कि कविता रूढ़िवाद को तोड़ने की कविता है। आधुनिकता बोध, इसके साथ ही रूढ़िवाद का खात्मा। समाज में एक लड़का और एक लड़की अगर कहीं जाके बैठते हैं तो समझते हैं कि ये प्रेमी हैं और ये कुछ गलत कर रहे हैं, और उसका विरोध शुरू हो जाता है। लठ लेके आ जाते हैं चार लोग। लेखक इसी मनोवृत्ति पे कटाक्ष करता है, व्यंग्य करता है। साथ ही प्रकृतिवादी कवि भी है। ये प्रकृति के सौंदर्य को भी देखता है। तो जब ये एक बगीचे में जाता है, घास में, पेड़ों के बीच में, तो वहाँ के सौंदर्य से भी विभूत होता है। लेखक अपनी प्रेमिका से कहता है, नायिका से कहता है, लेखक कहो या नायक कहो। नायक कहता है, ये मैं शैली में है तो इसको हम नायक भी कह सकते हैं, और लेखक कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं रहती, तो नायक कहेंगे हम। तो नायक नायिका को आमंत्रित करता है कि चलो आओ बैठते हैं इसी ढाल की हरी घास पर। बताया था कि मुक्त छंद की कविता है ये। और मुक्त छंद के बारे में निराला को पढ़ते हुए बताया था हमने कि निराला ने ईजाद किया था। निराला ने वेदों से लिया है ये, लेकिन हिंदी साहित्य में पहली बार इसका प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया गया। इसमें लय तो होती है लेकिन छंद नहीं होता, तो कांतता नहीं होती। कोई लाइन छोटी, कोई लाइन बड़ी होती है। देखो, ये देखो छोटी बड़ी लाइन है। तो निराला के छंदों को शुरू में रबड़ छंद, केचवा छंद आदि कहा गया, लेकिन निराला ने किसी की परवाह नहीं की, और बाद के कवियों ने लगभग इसको अपना लिया। और आज भी हिंदी में मुक्त छंद पे कविताएं लिखी जाती है। लय होती है तो कांतता नहीं होती। तो नायक नायिका को आमंत्रित करता है कि आओ बैठते हैं घास पर। और घास कैसी है? अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। देखो ये है अधुनातन मानव मन। इससे संकेत मिलता है कि कविता किसकी है? आधुनिकता की कविता है, आधुनिक भावबोध की कविता है, आधुनिक भावों की कविता है, आधुनिक भावबोध की कविता है। अच्छा, इस चीज़ को पढ़ के जो आधुनिक विचारों का है वो तो सोचेगा ठीक है, अच्छी बात है, बैठना चाहिए, क्या बुरा है। अगर कोई वयस्क लड़का लड़की साथ में बैठते हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो रूढ़िवादी विचारों के हैं, कान खड़े हो जाएंगे, विरोध करना शुरू कर देंगे, नहीं बैठने देंगे, भगा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। खुद करना चाहेंगे ऐसा, लेकिन दूसरों को नहीं करने देंगे। खुद चाहेंगे कि मेरे साथ कोई बैठ जाए, लेकिन उनकी बहन बैठेगी तो नहीं बैठने देंगे, बेटी बैठेगी तो नहीं बैठने देंगे। यही है रूढ़िवादी मानसिकता, यही है अतार्किक दृष्टि। इसी को बोलता है अतार्किक दृष्टि। तार्किक दृष्टि तो यह है कि अगर खुद बैठ रहा है नायक, तो उसको ये सोचना चाहिए, तर्क तो यह है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को या किसी अन्य आदमी को भी ऐसा करने दे जो काम खुद कर रहा है। अगर वो नहीं करने देता तो ये अतार्किक दृष्टि है, रूढ़िवादी सोच है। आगे आते हैं। हमने ये इसके कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे। देखो, एक बात और बताई इन्होंने, यहाँ पे देखो आप, पौधे, लता, दौलती, फूल, झरे पत्ते, तितली, भुनगे फुनगी पर पूछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। आगे जब लिख रहे थे तो हिंदी साहित्य में एक अन्य काव्य धारा भी चल रही थी जिसका नाम था जनवादी काव्य धारा। ये निराला के बाद में मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये कवि थे। ये लोग
मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करते थे और इनकी कविताओं को जनवादी कविता कहा जाता था। मुक्तिबोध, खासकर मुक्तिबोध और नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल और धूमिल जैसे कवियों की जो विचारधारा थी उसको कहा जाता था जनवादी कविता। तो ये लोग अज्ञे के विरोधी थे और अज्ञे को कभी कभी तो एजेंट भी कहते थे अमेरिका का। रामविलास शर्मा ने तो इनको अपनी आलोचनाओं में अमेरिका का एजेंट कहा है, क्योंकि ये व्यक्तिवादी कविताएं लिखते थे और सौंदर्य की कविताएं लिखते थे और किसान और मजदूर के शोषण से ज़्यादा इनको वास्ता नहीं था। अपनी अपनी दृष्टि होती है लिखने की, तो इनकी दृष्टि ऐसी ही थी। तो इनको जनवादी कवियों ने इनका विरोध किया, इसलिए अज्ञे ने यहाँ पे कटाक्ष किया, क्योंकि युग है जनवादी। क्षण भर हम न रहें रहकर भी, ये बड़ी बात है। देखो इनकी कविताओं के भाव जबरदस्त हैं। लाइन में ऐसी, पंक्ति में ऐसी बात कह देते हैं जिसके मायने, जिसके अर्थ, जिसके मीनिंग बहुत गहरे निकलते हैं। अब इसी लाइन को देखो, क्षण भर हम न रहें रहकर भी, बैठे तो हैं लेकिन होते हुए भी ना रहना, कैसी फीलिंग है, कैसी भावना है। आदमी है लेकिन नहीं है, शारीरिक अस्तित्व है, मानसिक अस्तित्व नहीं है। क्लास में भी बहुत से बच्चे बैठे रहते हैं, शरीर तो क्लास में है लेकिन फिर भी वो वहाँ पे नहीं है, पता ही नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग्स इस नायक को, इस नायिका के साथ आती है। ये कहता है कि हम ऐसा करें, हम खुद को भूल जाएं और खो जाएं अपनी स्मृति में, प्रेम में डूब जाएं। गालिब ने बहुत पहले लिखा था, तुम मेरे पास होती हो गोया कोई दूसरा नहीं होता। यानी जब नायिका नायक के पास होती है तो नायक को लगता है कि कोई है ही नहीं आसपास। हाँ, रियल में ऐसे मत सोच लेना, नहीं तो जूते पड़ जाएंगे। खैर, मजाक की बात थी, आगे देखते हैं। ये मानसिक स्थिति के स्तर पर होता है ऐसा, जब ऐसी फीलिंग्स आती है कि मैं यहाँ पे हूँ लेकिन नहीं हूँ, प्रेम के चरम क्षणों में। और देखो, खुद को भूलकर क्या सुने, खुद को भूलकर क्या सुने, सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लो लहर की। हमारे अंदर, हमारे मन में जो सन्नाटा है, जो सूनापन है, उसको भर दें। उस सूनेपन को, उस सन्नाटे को किससे भर दें? किसी दूर सागर की लोल, यानी ऊपर नीचे उठती हुई लहर की। लोल यानी चंचल, लोल यानी चंचल, जो ऊपर उठती है फिर गिर जाती है। सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में, हमारे मन में, दिलों में जो सन्नाटा है उसके अंदर, उस सन्नाटे को तोड़ते हुए, चीरते हुए हम सुने सागर की लहरों की आवाज़। आप में से जिसने सुनी होगी वो महसूस कर सकता है कि कितनी अच्छी आवाज़ें आती है, कितनी भयंकर। कभी कभी तो जब तेज़ हवाएं चलती है तो सागर की भयंकर लहरें आती हैं, लेकिन जब धीरे हवाएं चलती है, समुद्र में लगातार लहरें आती रहती है। ऐसा नहीं है कि तालाब की तरह स्थिर रहता है, आती ही रहती है, आती ही रहती है, कभी नहीं रुकती। 24/7 आती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो उसकी जो लहरों की आवाज़ है, अजीब सा, विचित्र सा, अच्छा उसका आकर्षण होता है। अगर हवाएं कम है तो, हवाएं तेज़ है तो डर लगता है, डरावनी होती है। हवाएं धीमे होती है तो बहुत सुंदर सा एहसास होता है। कभी, अब राजस्थान के लोगों को तो ये नसीब नहीं है क्योंकि आसपास समुद्र नहीं है, राजस्थान की सीमाओं से लगा हुआ, लेकिन सबसे नज़दीक गुजरात के तट पर आप जा सकते हो, वहाँ पे समुद्र है, ट्रेन जाती है, तो यहाँ से आप सीधे जा सकते हो। तो देखो, हाँ, अब देखो, इसको महसूस कौन करेगा, इस बात को? जिसने कभी समुद्र देखा है या उसकी लहरें सुनी है, वो ज़्यादा गहराई से महसूस करेगा। तो आगे देखते हैं हम। किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिरहने, जैसे सीपी सदा सुना करती है। हम दोनों क्या है? वो जो लहर आती है समुद्र की, हम वो खुद ही वो लहर हैं। लहर आती है, समाप्त हो जाती है। हमारा जीवन भी ऐसा है, लहर के समान हम आए हैं दुनिया में, समाप्त हो जाएंगे, इसलिए क्षण को जियो। इसलिए आगे बार बार कहते हैं क्षणवाद, क्षणवाद, क्षणवाद। जैसे सीपी सदा सुना करती है, जैसे सीपी में आवाज़ आती है, उसको हिला के कान पे लगाते हैं, तो समुद्र से सीपी निकलती है ना, उसको हिला के कान में लगाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें समुद्र की गरजने की आवाज़ आती है।
क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी और न सिमटे सोच कि हमने अपने से बड़ा भी किसी को अपर को माना। क्षण भर अनायास हम याद करें तैरती नाव नदी में, जब हम मिले थे नदी में नाव पर, उसको हम याद करें। धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भभक, जब हम आषाढ़ के महीने में मिले थे और आसमान में से बूंद गिरती है जुलाई के महीने में और उस जून जुलाई में, और जो भभक निकलती है, आग निकलती है धरती से बूंद पड़ने पे, वो हम याद करें, महसूस करें। झील में साथ तैरे थे हम, वो याद करें। हंसी या कारण, जब हम बिना काम हंस रहे थे, बेवजह हंस रहे थे, वो याद करो। खड़े महावट की छाया में, किसी पेड़ की छाया में हम और तुम खड़े थे तो बेवजह हंस पड़ी थी, याद कर। जब हम और तुम किसी नाव में बैठे थे वो याद करो। जब झील में हम तैर रहे थे वो याद करो। बोइडा गणेश जी के, है ना। वदन घाम से लाल, वदन यानी चेहरा, बदन नहीं है ये, वदन है। वदन यानी चेहरा, बदन यानी शरीर और वदन यानी चेहरा। जब हमारा चेहरा घाम से यानी गर्मी से लाल हो गया था। घाम गर्मी को बोलते हैं, घाम से बना है घमौरियाँ, गर्मी से निकलती है ना घमौरियाँ, घाम से बना घमौरी, हराइयाँ बोलते हैं गाँव में जिसको। तो वदन घाम से लाल, स्वेद से जमी अलख लट। स्वेद यानी पसीना, स्वेद बोलते हैं पसीने को। स्वेद सफ़ेद को नहीं बोलते, श्वेत होता है श्वेत, यहाँ स्वेद। तो स्वेद से जमी अलग लट, चीड़ों का वन, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नथुने, भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रंथित अंगुलियाँ, बांसे का मधु, डाकिए के पैरों की चाप, अनजानी अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध। याद करो हम कहाँ कहाँ मिले थे, क्या क्या याद दिला रहा है। गीली हवा नदी की, चीड़ों का जंगल था, चेहरा गर्मी से लाल हो रहा था, तुम्हारी अलख यानी बाल, तुम्हारे लठ यानी तुम्हारे जो बालों की लठ है उसमें पसीना जमा हुआ था। स्वेद यानी पसीने, पसीने से वो जमी हुई थी, चिपकी हुई थी तुम्हारे वदन पे, चेहरे पे। वही लठ जब उसका एक बाल टूट के खाना में आ जाए तो विभत्स रस पैदा हो जाता है। जब तक माथे में है तो श्रृंगार रस, वही टूट के गिर गई तो विभत्स रस। गीली हवा नदी की, फूले नथुने, भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर, जब खंडहरों में मिले थे, हमारी उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों में फंसी हुई थी। ग्रंथित अंगुलियां यानी जब हमारी उंगली एक दूसरे की उंगली में फंसी हुई थी। बांसे का मधु, बांस के पेड़ से तोड़ा हुआ मधु, डाकिए के पैरों की आवाज़, अध जानी बबूल की धूल मिली सी गंध। सब याद करो जब हम मिले थे और ये सब चीज़ें हमारे साथ घटित हुई थी। हम तुम बैठे हैं, तुम भूल जाओ कि हम कहाँ बैठे हैं, मुझे भी भूल जाओ, खुद को भी भूल जाओ, और हमारे दोनों की वो जो यादें हैं उनको याद करो। आगे अगली क्लास में। धन्यवाद।